मैं बिना किसी देरी के अरविंद जी केजरीवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो आप आएं और सूचना के अधिकार के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएं कि ये सब वाइब्रेंट हो जाएं, वो थकान और सुस्ती चली जाए। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया गया और बहुत माफी चाहता हूं कि मैं लेट हो गया। मेरा सत्र 3 बजे होना था, लेकिन मैं 2 दिन पहले ही पता चला कि आज एक सुबह जरूरी मीटिंग, उपराष्ट्रपति जी से हमने मीटिंग मांगी थी, उन्होंने आज सुबह ही हमें समय दिया, तो उसको हम पोस्टपोन भी नहीं कर सकते थे, वहां तो हमारी चलती नहीं है, तो इसीलिए वहां से चलने में लेट हो गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इंतजार करते रहे। जब मुझे महीना 1.5 महीना पहले आज के मंच पे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, मुझे कहा गया था कि मैं सूचना के अधिकार के बारे में बात करूं। तो सब लोग हमारे सूचना के अधिकार के काम के बारे में जानते हैं, इसीलिए ये स्वाभाविक था कि मुझे सूचना के अधिकार के बारे में बोलने के लिए कहा गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं कई चीजों को लेकर, तो मैंने कहा कि सूचना के अधिकार के बारे में थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे, लेकिन मैं मोटे तौर पे स्वराज के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं जनतंत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि क्या भारत वाकई एक जनतंत्र है या ये एक धोखा है। और इसके बारे में पिछले 2-3 साल से जब हमने काफी शोध किया, काफी रिसर्च की, तो कई सारे प्रश्न सामने आए हैं। मैं वो सारी चीजें आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो शुरू में ही मैं आपसे माफी चाहता हूं, आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं सूचना के अधिकार के बारे में कम और स्वराज के बारे में ज्यादा बातचीत करूंगा। पिछले कुछ सालों से हमारे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं सूचना के अधिकार को लेकर। सूचना का अधिकार बहुत अच्छी चीज है जो हुई, लेकिन सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करने के बाद लगता है कि इसके बाद क्या, सूचना निकलवा लेते हैं, सूचना निकलवाने के बाद भ्रष्टाचार एक्सपोज हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब उस भ्रष्टाचार को लेकर आप सरकार के पास वापस जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरी चीज, सूचनाएं तो मिल जाती हैं, केवल सूचना देने लेने भर से इस सारे सरकारी कामकाज के अंदर मेरा पार्टिसिपेशन तो सुनिश्चित किसी तरह से नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं कौशाम्बी में रहता हूं, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के ऊपर एक कॉलोनी है, मिडिल क्लास कॉलोनी, में वहां रहता हूं। कौशाम्बी में पिछले 5-6 साल से सड़कों का नामो निशान नहीं था, सीवर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई का कोई नामो निशान नहीं है, पार्क खराब पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट्स जलती नहीं है। और मैं समझता हूं कि किसी भी भारत के किसी भी अर्बन एरिया की किसी भी कॉलोनी को उठा लीजिए, सब जगह यही हाल है। हम लोगों ने 300 के करीब चिट्ठियां लिखी नगर निगम कमिश्नर को और मेयर को, और उन चिट्ठियों का जैसा कि उम्मीद की जा सकती है कोई जवाब नहीं आया। हम जब भी मेयर से और कमिश्नर से मिलने के लिए जाते थे तो वो कहते थे फंड नहीं है, जब फंड आएंगे तो हम काम करा देंगे। एक और चीज हमारी समझ में नहीं आती थी, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वहां पे हम 1.25 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे घर के सामने की ना कोई सड़क बनती है, हमारे घर के सामने ना कोई काम होता है, और 1.25 करोड़ रुपए को सरकार कैसे खर्च करे ये हमसे आज तक कभी पूछती ही नहीं है। जबकि वहां पे 3 मॉल हैं, एक वेव सिनेमा है, एक पैसिफिक मॉल है और एक पीवीआर है। उन तीनों मॉल्स के सामने की सड़कें साल में 3 बार बनती हैं। तो मेरे टैक्स के पैसे से सरकार का कोई कमिश्नर, कोई मेयर डिसाइड करता है कि कौन सी सड़क बनेगी, लेकिन मेरे से नहीं पूछा जाता। मेरे घर के सामने की सड़क के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पीवीआर के घर सामने की सड़क के लिए पैसे हैं, क्योंकि पीवीआर वाले की वहां पे साठगांठ है। तो इससे हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी, हमने पूछा कि आप हमें ये बताइए कि कौशाम्बी के अंदर पिछले 3 साल में कहां कहां कितना कितना पैसा खर्च हुआ। तो आरटीआई में जवाब आया जो चौंकाने वाला था। उससे पता चला मेरे घर के सामने की जो सड़क है जहां मैं रहता हूं, वो कहते हैं उसके ऊपर 42 लाख रुपए खर्च किए पिछले साल, जबकि मैं वहां रहता हूं, वहां एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। वहां पे कहने को भी सड़क नहीं है, वहां पे सड़क दिखती नहीं है, टूट चुकी है वो कई साल पहले। तो इसका मतलब वो 42 लाख रुपए सारे खा गए। उसके बिल्स भी आ गए, उसकी मेजरमेंट बुक की फोटोकॉपी भी आ गई, जिसपे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के फाइनल बिल की कॉपी भी सब आ गए। अब उसका हम क्या करें इस इन्फॉर्मेशन का? आरटीआई ने तो अपना काम कर दिया। उस इन्फॉर्मेशन को हमने पुलिस में दिया, पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। हमने विजिलेंस विभाग को भेजा, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने कमिश्नर को भेजा, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने चीफ मिनिस्टर को भेजा, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक प्रश्न उठा कि सूचना के अधिकार से सूचनाएं तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो पिछले और इस तरह के ढेरों
हम लोगों से मिलते हैं देश भर में जो यही प्रश्न करते हैं, जी सूचना से मिलने से भ्रष्टाचार तो उजागर हो गया, पंचायत के सारे कामों का वो तो निकल गया, लेकिन अब क्या करें इसका। तो जो हमने शोध किया, हमने ये देखा कि बाकी देशों में किस तरह की गवर्नेंस की व्यवस्था है, प्राचीन भारत में किस तरह की गवर्नेंस की व्यवस्था थी, वो सारा शोध करने पे एक नतीजे पे हम ये पहुंचे, और वो नतीजा ये है कि हमारे देश में कहने मात्र को जनतंत्र है, वाकई कोई जनतंत्र नहीं है। 5 साल में हम लोग वोट डाल के आते हैं, और 5 साल में जिस राजा चुनने का अधिकार तो हमें है, लेकिन अगले 5 साल फिर हम उन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं जिनको हमने वोट डाल के राजा बनाया था। उन 5 सालों में हमारे से कोई नहीं पूछने के लिए आता कि आपको पानी चाहिए कि बिजली चाहिए, वो अपनी मनमर्जी से सारा काम करते हैं। ये जनतंत्र नहीं है। कहते हैं कि जनतंत्र एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जनतंत्र मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में जनतंत्र जो है वो बुद्ध के जमाने से है, और बुद्ध के जमाने में जो जनतंत्र था वो आज के जनतंत्र से कहीं ज्यादा सशक्त था। वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था। जब मैं कहता हूं कि वैशाली सबसे पहला गणतंत्र था, तो आपके दिमाग में आता होगा कि उन दिनों में इलेक्शन होते होंगे, क्योंकि हमने पूरे के पूरे गणतंत्र के कॉन्सेप्ट को इलेक्शन से जोड़ के रख दिया है कि इलेक्शन गणतंत्र मतलब इलेक्शन, डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शंस नहीं होता, इलेक्शंस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद डेमोक्रेसी तो वहां से चालू होती है। तो उन दिनों में इलेक्शन नहीं होते थे, उन दिनों में राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन उस राजा की चलती नहीं थी। सारे निर्णय जो है वो ग्राम सभाओं में और जनता की सभा में लिए जाते थे, और जो जनता आदेश देती थी वही निर्णय उनको मान्य होते थे। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। वैशाली में उन दिनों एक राजा होता था, एक नगर वधु का कॉन्सेप्ट होता था उन दिनों में। सारा गांव बैठा हुआ है, राजा मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, तो गांव के सब लोग एक लड़की को बोलते हैं कि आप हमारे शहर की नगर वधु बन जाइए। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं नगर वधु तो बन जाऊंगी, लेकिन मेरी एक डिमांड है। वो डिमांड ये है कि इस राजा का राजमहल मुझे चाहिए, उस राजमहल की सारी सुविधाएं उसमें बरकरार रहें, और उसका पैसा जो है वो जनता देती रहे। तो जनता रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है आज से ये राजमहल आपका हुआ। तो राजा वहीं बैठा हुआ था, राजा सब कहा जाता है, वो कहता है कि ये राजमहल इसका कैसे हुआ, ये तो मेरा राजमहल है, आप इसको इस तरह से कैसे दे सकते हैं। तो जनता कहती है ये आपका राजमहल कैसे हुआ, ये तो जनता का राजमहल है, जनता ने आपको दिया हुआ है राजमहल इस्तेमाल करने के लिए, जब जनता चाहे आपसे वापस ले सकती है। और आज जनता ये राजमहल आपसे वापस ले रही है, और आप इस राजमहल को इस लड़की को दीजिए, और आप अपने लिए एक नया राजमहल बनवा लीजिए। और वो राजमहल राजा को उस लड़की को देना पड़ा। मैं ये सोच रहा था कि आज हमारी राष्ट्रपति इतने बड़े बंगले में रहती है, एक कई एकड़ जमीन में, अगर हम सारे आज रेजोल्यूशन पास करें तो वो अपना बंगला खाली करेंगे क्या? कतई नहीं करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि दिल्ली में अगर आप चले जाएं, लुटियंस दिल्ली जिसको बोलते हैं, जिस एनडीएमसी एरिया वाली दिल्ली, इसमें इतने बड़े बड़े बंगलों में कुछ मंत्री और कुछ नेता और कुछ अफसर रहते हैं, और इनमें से कईयों को मैं जानता हूं, इनके घर में मैं जाता रहता हूं। एक बड़ा बंगला, इतने बड़े बड़े लॉन्स, उसमें एक मियां बीवी रहते हैं। अगर हम आज सारे रेजोल्यूशन पास करें कि ये लोग अपना बंगला खाली कर दें, तो ये करेंगे क्या? ये नहीं करेंगे, हमारी तो चलती ही नहीं है। और उसी दिल्ली में लोग जो हैं भेड़ बकरियों की तरह छोटी छोटी झुग्गियों में भी रहते हैं, उनके पास रहने को भी जमीन नहीं है, लेकिन उनकी झुग्गियां तोड़ दी जाती है, उनको भगा दिया जाता है। अगर हम कहें कि ये अपने बंगले खाली करके छोटे छोटे फ्लैट में चले जाएं ताकि आम आदमी को रहने को थोड़ी जमीन मिल सके, ये करेंगे क्या? ये नहीं करेंगे। तो ये जनतंत्र नहीं है जब हमारी चलती नहीं है, जनता की चलती नहीं है, जनता से पूछा ही नहीं जाता है, 5 साल तक हम उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, ये जनतंत्र नहीं है। दूसरा उदाहरण देता हूं भगवान बुद्ध की अपनी जिंदगी से। भगवान बुद्ध शाक्य जाति से थे, उनके बगल में कोलिया जाति के लोग रहते थे, दोनों के बीच में एक नदी बहती थी, उस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों में काफी विवाद रहता था। तो भगवान बुद्ध 27 साल के हैं, और वो मीटिंग चल रही है पूरे गांव की, वो सामने बैठे हैं, शाक्य जाति की मीटिंग चल रही है, और अचानक सेनापति दौड़ा दौड़ा आता है मीटिंग में और बोलता है कि कोलिया जाति के लोगों ने फिर हमें परेशान किया, हम लोगों को कोलिया जाति के लोगों पर आक्रमण कर देना चाहिए। और ये प्रस्ताव वो मीटिंग में रखता है। पहली बात तो मैं इसी से आश्चर्यचकित हुआ कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी डेमोक्रेटिक तरीके से डिसाइड हो रहा है वहां पे। ये प्रस्ताव जैसे ही वो रखता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं सिद्धार्थ गौतम जो बाद में बुद्ध बने, वो कहते हैं कि नहीं, हमें अहिंसा से काम लेना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, भाईचारे से बैठ के उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन एक एक व्यक्ति जो जनता में बैठा था वो कहता नहीं, हमें युद्ध करना चाहिए। और प्रस्ताव पारित होता है कि युद्ध होना चाहिए, और युद्ध हुआ। राजा भी नहीं चाहता था, राजकुमार भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। डिसीजन ठीक था कि नहीं था मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा,
लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वहां पे सारे निर्णय जो है वो जनता की मर्जी से लिए जाते थे। उसके बाद जब भगवान बुद्ध बन गए तो उनके पास एक दिन एक राजा ने अपना दूत भेजा। उस राजा के दूत ने, राजा बेसिकली ये जानना चाहता था कि मैं फलाने फलाने राज्य पे वार करना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी जीत होगी कि हार। ये वो भगवान बुद्ध से जानना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध के पास दूत आता है पूछने के लिए। तो भगवान बुद्ध जो है आनंद से पूछते हैं, जो उनका सबसे खास चेला था, कि आनंद मुझे ये बताओ कि जिस राज्य के ऊपर वार किया जा रहा है, मैंने सुना है कि वहां पे सारे राज्य के निर्णय जो हैं वो जनता की जनसभाओं में होते हैं, क्या ये सच है? तो आनंद कहता है हाँ सच है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अगर ये सच है तो जिस राज्य में सारे निर्णय जनता की जनसभाओं में लिए जाते हैं, जनता लेती है, उस राज्य को कोई नहीं हरा सकता। ये डेमोक्रेसी, ये जनतंत्र, ये कल्चर हमारे प्राचीन भारत में था और यही कल्चर 1860 तक लगभग चलता आया, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग, कहीं कभी ज्यादा हुआ कभी कम हुआ, ज्योग्राफिकली वेरी करता रहा। हमारी गांव की ग्राम सभाएं जो हैं वो निर्णय लेती थी, सिंचाई व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, डॉक्टरी व्यवस्था कैसी होगी, ये लोग तय करते थे। 1830 में और कई लोगों ने आक्रमण किए, हमारे मुगलों ने आक्रमण किए, लेकिन उन लोगों ने केंद्र को कंट्रोल किया, गांव की व्यवस्था को उन्होंने टच नहीं किया। केंद्र से वो लोग गांव के टैक्स कितने लेने हैं वो घटाते बढ़ाते रहते थे, लेकिन गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने टच नहीं किया। 1830 में पहली बार लॉर्ड मेटकाल्फ, जो कि उस वक्त के एक्टिंग गवर्नर जनरल हुए, वो लिखते हैं कि इस देश की बुनियाद यहां की गांव सभाएं हैं। और 1840 के आसपास लॉर्ड मैकॉले लिखते हैं कि अगर हमें भारत को जीतना है तो इन ग्राम सभाओं को तोड़ना पड़ेगा। और 1860s में अंग्रेज कलेक्टर सिस्टम लेके आते हैं, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक अंग्रेज अफसर को कलेक्टर बना दिया जाता है और जो ताकतें, जो कार्य, आज तक हमारी जो निर्णय ग्राम सभाएं लेती थी, वो सारी ताकतें जो है कलेक्टर को दे दी जाती है। हमारी ग्राम सभाओं को बिल्कुल उनकी सारी शक्ति, उनको शक्ति विहीन कर दिया जाता है और वो सारी ताकतें कलेक्टर को दे दी जाती है। तो पहले सिंचाई व्यवस्था जो है लोग चलाते थे, अब एक सिंचाई विभाग बना दिया गया। पहले शिक्षा व्यवस्था हमारे लोग चलाते थे, अब एक शिक्षा विभाग बना दिया गया। पहले हेल्थ सिस्टम हमारे लोग चलाते थे, अब एक हेल्थ डिपार्टमेंट बना दिया गया। आम आदमी की जिंदगी के हर पहलू को एक डिपार्टमेंट के रूप में बना दिया गया और उन सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक कलेक्टर को बिठा दिया गया और ये सारी ताकतें उसमें दे दी गई। दुर्भाग्यवश आजादी के वक्त हम लोगों ने उस सिस्टम को नहीं बदला। जो ताकत जनता की थी वो ताकत हमने वापस जनता को नहीं दी। हमने केवल एक काम किया कि अंग्रेज कलेक्टर को हटा के भारतीय कलेक्टर को वहां लाके बिठा दिया। तो जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, जब तक उस भारतीय कलेक्टर की जगह उसकी सारी ताकतें हटाकर हम वापस ग्राम सभाओं को गांव में और मोहल्ला सभाओं को शहर में नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि कोई मूलभूत परिवर्तन आने वाला नहीं है। केवल सरकारें और पार्टियां बदल देने से सुधार नहीं होगा। जब हम ये बातें करते हैं बहुत जगहों पे तो लोग कहते हैं कि आप तो प्राचीन भारत लेके बैठ गए, आप तो 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी लेके बैठ गए। उन दिनों में तो जिंदगी, लाइफ यूज्ड टू बी प्रीटी सिंपल, नाउ लाइफ हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब इस तरह से नहीं हो सकता, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर चुकी है, अब ये चीजें नहीं काम करेगी। तो हमने सोचा कि बाकी दुनिया के देशों में कैसी व्यवस्था है, इस पे विचार किया जाए। तो अमेरिका का एग्जाम्पल लिया। अमेरिका से हम सारी गलत चीजें सीखते हैं, लेकिन वहां कुछ अच्छी चीजें भी हैं सीखने के लिए। अमेरिका में लोकल लेवल पे, टाउन के लेवल पे, सिटी के लेवल पे जो डेमोक्रेसी है, उस तरह की डेमोक्रेसी हमारे यहां भी होनी चाहिए। वहां पे टाउन लेवल पे कोई भी निर्णय म्युनिसिपैलिटी बिना जनता की मर्जी के नहीं लेती है। आपके घर के सामने फुटपाथ बनेगा, उसके लिए भी आपसे पूछा जाएगा। हर चीज के लिए टाउन हॉल में मीटिंग होती है। हर हफ्ते टाउन हॉल में आप उनकी किसी भी सिटी की, टाउन, काउंटी की वेबसाइट पे चले जाइए और उस पे आप सर्च मार के देखिए तो आपको पता चलेगा कि उनकी हर हफ्ते मीटिंग होती है फिक्स टाइम पे। जनता आती है वहां पे, वोटिंग होती है हर मुद्दे के ऊपर और जनता तय करती है कि किस तरह से उनका बजट होगा, क्या क्या निर्णय होंगे। सारी अपॉइंटमेंट्स में जनता का हाथ होता है, सारी चीजों में जनता का हाथ होता है। मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा। वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी है, वॉलमार्ट इंडिया आना चाहती है। वॉलमार्ट जब इंडिया आना चाहती है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वॉलमार्ट के इंडिया आने से बेरोजगारी फैलेगी। ऐसा देखा गया कई देशों में जहां जहां वॉलमार्ट गई। वो उसके यहां आने से बेरोजगारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी ये एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं नहीं बात करूंगा।
लेकिन कौन निर्णय लेता है कि वॉलमार्ट को इंडिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये निर्णय हमारे देश में केवल दो लोग लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के वाणिज्य मंत्री। हमसे तो पूछा ही नहीं जाता। बेरोजगार तो हम लोग होंगे, लेकिन हमसे तो पूछा ही नहीं जाता। वही वॉलमार्ट ओरेगांव के एक शहर में अपनी दुकान खोलना चाहती है। ओरेगांव भी वहीं का राज्य है, अमेरिका का। वहां जब वो अपनी दुकान खोलना चाहती है तो उस शहर के हर घर में नोटिस जाता है वहां की म्युनिसिपैलिटी का कि ओरेगांव दुकान खोलना चाहती है, इसके बारे में निर्णय फलाने दिन इतने बजे यहां टाउन हॉल में लिया जाएगा, आप आइए और अपनी बात रखिए। लोग वहां एकत्रित होते हैं और लोग कहते हैं हमें वॉलमार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वॉलमार्ट आई तो वहां पे जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं वो उनको पॉप एंड मॉम स्टोर्स कहते हैं। ऑल द पॉप एंड मॉम स्टोर्स वुड बी क्लोज्ड इफ वॉलमार्ट कम्स टू आवर सिटी। सो देयरफॉर वी डोंट वांट वॉलमार्ट, हमें वॉलमार्ट नहीं चाहिए। और वॉलमार्ट वहां पे दुकान नहीं खोल पाई। ये है लोगों की ताकत। दूसरा उदाहरण देता हूं, हमारे साथ एक लड़की काम किया करती थी अभी कुछ महीने पहले तक। वो मिडिल टाउन वहां का एक शहर है, वहां की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। उसने हमें बताया कि उसके घर के सामने एक फुटपाथ बनना था। उस गली में 6 परिवार रहते हैं, तो 6 के 6 परिवारों के पास म्युनिसिपैलिटी का नोटिस आया कि ये फुटपाथ हम लोग बनाना चाहते हैं, क्या ये फुटपाथ हम बना लें? जब तक इन 6 परिवारों ने लिख के नहीं दे दिया कि आप बना लीजिए, तब तक वो फुटपाथ नहीं बना। आपसे कभी पूछा सरकार ने कि हम ये काम कर लें? कभी सरकार पूछती है हम लोगों से? कभी नहीं पूछती है। दिल्ली में पता नहीं जयपुर में क्या है, पर दिल्ली में तो हम देखते हैं कि एनडीएमसी एरिया में तो वही फुटपाथ टूट टूट के 10 बार बनते हैं साल में। वही सड़कें टूट के बनती रहती हैं। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, गरीब इलाके हैं, जहां मिडिल क्लास वाले थे, वहां पे कोई पूछने भी नहीं आता। वहां पे कोई सड़क नहीं बनती है। जब हम जाते हैं पूछने के लिए तो कहते हैं पैसा नहीं है। जैसे सुंदर नगरी एक इलाका है जहां पे हमारा ऑफिस है, झुग्गी बस्ती इलाका है। वहां पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, वहां पे लोगों के पास सेकेंडरी स्कूल नहीं है, वहां सीवर सिस्टम नहीं है, लोग ओपन में टॉयलेट जाते हैं। तो लोग बार बार जाते हैं सरकार के पास। सीवर सिस्टम बनाने के लिए केवल 80 लाख रुपए चाहिए। पानी की पाइपलाइन बिछाने का भी प्रोजेक्ट वो हो चुका है। सरकार कहती है पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब देंगे। लेकिन पिछली साल सरकार ने वहीं पे 60 लाख रुपए के फव्वारे लगवाए हैं। अब लोगों को फव्वारे नहीं चाहिए, वो फव्वारे चले ही नहीं, क्योंकि वहां पानी ही नहीं है, पीने को ही पानी नहीं है। तो जिस दिन उद्घाटन था उस दिन भी नहीं चले फव्वारे। तो सरकार हमारे ही पैसे को बर्बाद कर रही है, हमसे पूछती तक नहीं है। दूसरा उदाहरण अपने ब्राजील का मैं देना चाहूंगा। ब्राजील में 1990 में पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है जिसकी 40% आबादी स्लम्स में रहती है। पोर्तो एलेग्रे में वहां पे वर्कर्स पार्टी की सरकार आई। उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि पोर्तो एलेग्रे की म्युनिसिपैलिटी का बजट अब म्युनिसिपल काउंसिल में नहीं बनेगा, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बनेगा। उन्होंने पूरे पोर्तो एलेग्रे को छोटी छोटी कॉलोनीज में बांट दिया और अब हर साल जनवरी के महीने में हर कॉलोनी के लोग इकट्ठे होते हैं और हर आदमी अपनी अपनी विश लिस्ट लेके आता है। कोई कहता है कि हमारी सड़क बनवा दो, कोई कहता है हमारी पाइपलाइन बिछवा दो, कोई कहता है स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर दे दो, कोई कहता है डॉक्टरी व्यवस्था नहीं है, कोई कहता है दवाइयां नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी विश लिस्ट लेके आता है। इन सारी विश लिस्ट्स को, पूरे शहर के विश लिस्ट्स को कंपाइल कर लिया जाता है और वो बजट बन जाता है। और बजट होता क्या है? बजट म्युनिसिपैलिटी में क्यों बने? बजट काउंसलर क्यों बनाए? बजट तो लोगों को बनाना चाहिए। इस तरह से जो बजट बनने की प्रक्रिया 1990 में शुरू हुई, 1990 में 40% आबादी जो वहां की झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, वहां पे ना तो पहले पीने को पानी होता था, न सीवर कनेक्शन थे, वहां पे बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, बहुत भ्रष्टाचार था, न सड़कें थी। अब अगर आप इंटरनेट जानते हैं तो एक जस्ट गूगल सर्च मारिएगा पार्टिसिपेटरी बजटरी एक्सरसाइज इन ब्राजील और आपको ढेरों वेबसाइट्स मिलेंगी। और पिछले साल की एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अब 98% लोगों के घर पानी पहुंच गया है, 87% लोगों के घर सीवर कनेक्शन पहुंच गया है, सारे स्लम्स में सड़कें बन गई हैं और 100% लिटरेसी अचीव कर ली है। और उसमें लिखा है अर्लियर द एंटायर म्युनिसिपैलिटी वॉज रिडल्ड विद करप्शन, नाउ प्रैक्टिकली देयर इज नो करप्शन इन म्युनिसिपैलिटी बिकॉज पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन देयर डेमोक्रेसी। और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी बहुत है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करें तो उनको ये भी बता दीजिएगा 1990 से लेकर आज तक उस पार्टी को कोई हरा नहीं पाया। वो पार्टी लगातार सारे इलेक्शन जीतती आ रही है क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली जनता को इन्वॉल्व किया। सो इट मेक्स एमिनेंट पॉलिटिकल सेंस फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू इन्वॉल्व द पीपल। पर उनकी रोजी रोटी खत्म होती है, उनकी कमाई खत्म होती है, ये उस पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी मानी जाती है। वहां पे अगर 50,000 लोग एक कागज पे साइन कर दें
तो उस कागज को पार्लियामेंट में एक बिल के रूप में पेश करना पड़ता है। और अगर 1 लाख लोग साइन कर दें कागज के ऊपर, तो उस कागज को पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है। मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे देश में 50,000 लोग एक कागज पे साइन करके पार्लियामेंट को भेजें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपकी चिट्ठी भी मिल गई थी। सो मूल बात यह है कि क्या हमारे देश में वाकई जनतंत्र है, क्या हमारे देश में आम आदमी की आवाज है। अगर हम वापस अपने देश में आए तो जहां जहां इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि सीधे जनता को ताकत दी गई, वहां वहां बहुत सुधार हुए। मैं केवल आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। मध्य प्रदेश में 2002 में वहां के पंचायती राज कानून को अमेंड किया गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं साहब पंचायती राज कानून तो इसीलिए है, पंचायतें तो बन चुकी हैं, पंचायती राज कानून हर स्टेट का अलग अलग पंचायती राज कानून है। पंचायती राज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उस कानून को ड्राफ्ट किया, उनकी मंशा जनता को पावर देने की नहीं थी। हमने सारे राज्यों के पंचायती राज कानून को पढ़ा है, और एक जो चीज सारे कानूनों में मिलती है वो ये कि आप सबको पता होगा पंचायतों में 2 चीजें होती है, एक होती है पंचायत, दूसरी होती है ग्राम सभा। पंचायत मतलब सरपंच और वार्ड मेंबर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और दूसरे होते हैं ग्राम सभा, जो कि खुली बैठक, सारे गांव की खुली बैठक, हर वोटर उसका मेंबर होता है। तो ग्राम सभा को किसी कानून ने पावर नहीं दी, सारी पावर पंचायतों को या सरपंच को दी हुई है। तो हमने पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने सरपंच राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। क्योंकि सरकार के लिए ये बहुत आसान है कि सरपंच को मैनिपुलेट करें, सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल है कि जनता को मैनिपुलेट करें। सारे लोग जनता से डरते हैं, जनता को कोई पावर नहीं देना चाहता। तो मध्य प्रदेश में 2002 में पंचायती राज कानून को अमेंड करके ग्राम सभा को एक पावर दी गई कि वहां लोकल लेवल पे जितने सरकारी अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाह अगर पंचायत चाहे, तो अगर ग्राम सभा चाहे, तो अगर वो ठीक से काम ना करे तो वो रोक सकती है उनकी तनख्वाह। ये बहुत बड़ी ताकत है कि सरकारी अधिकारी अगर ठीक से काम ना करे तो जनता मिलकर उसकी तनख्वाह रोक सकती है। अमरवाड़ा ब्लॉक जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उसके 3 गांवों में हम लोग गए और हमने पाया कि पहले स्कूल टीचर्स जो हैं वहां पे आते ही नहीं थे, आखिरी दिन टीचर आता था और अपनी तनख्वाह लेके चला जाता था। जब ये ताकत आई तो जनता ने मीटिंग बुलाई पूरे गांव की, और उस मीटिंग में उन्होंने निर्णय लिया, उनकी तनख्वाह रोक ली और वो टीचर्स ने आना चालू कर दिया। इट इज सो सिंपल। दूसरे एक गांव में गए, वहां आंगनवाड़ी वर्कर जो है पहले आती नहीं थी। एक बारी सरपंच ने सारे गांव को शाम को इकट्ठा किया और उस आंगनवाड़ी वर्कर को सबके सामने खड़ा कर दिया और सबके सामने उससे पूछा कि बता तू पिछले 2 महीने में कितनी बार आई है। अब आप ये इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि वो सारे गांव के सामने झूठ नहीं बोल सकती, अदरवाइज उसकी पिटाई होगी। तो उसने सारे गांव के सामने माना कि मैं पिछले 2 महीने में केवल 2 दिन आई थी। फिर उससे पूछा कि तू ये बता कि जो मिड डे मील का पैसा था उसका क्या हुआ, अगर तू 2 दिन आई थी तो बच्चों को तो खाना नहीं खिलाया तूने। तो उसने कबूल किया कि मैंने पैसा गबन कर लिया। अब आप ये सोचिए कि अगर ये ताकत ग्राम सभा के पास नहीं होती तो लोगों के पास क्या वो था, जरिया था, क्या करते लोग किसी डायरेक्टर आंगनवाड़ी कोई IAS अफसर होता, उसको शिकायत करते कि साहब ये आ नहीं रही है, ये 3 महीने से नहीं आई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस शिकायत को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता। या अगर वो IAS अफसर बहुत अच्छा होता तो वो एक इंक्वायरी बिठा देता उसके ऊपर। एक इंक्वायरी ऑफिसर उस गांव में जाता, उस औरत से रिश्वत लेता और फाइल पे लिख देता, साहब ये तो आई थी पिछले 3 महीने में, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और वो फाइल जो है वो बंद कर दी जाती। और उसके बाद अब धरना प्रदर्शन करते रहिए, कुछ नहीं होता। लेकिन जब जनता के सामने उसको प्रस्तुत किया गया तो किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ी। सारी जनता के सामने उसने 2 मिनट में कबूल कर लिया कि मैंने ये गुनाह किया। तो कुछ यंग लड़के खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इसको निकालो। तो वो कहती है, कुछ बड़े बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने कहा निकालना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है ये सुधरे, इसको हम 10 दिन का टाइम देते हैं, अगर ये सुधर जाती है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन के बाद इसको निकाल देंगे। और 10 दिन में वो सुधर गई। तो ना इंक्वायरी की जरूरत पड़ी, ना पनिशमेंट की जरूरत पड़ी, ना डिसिप्लिनरी एक्शन की जरूरत पड़ी, ना जेल भेजने की जरूरत पड़ी, वो सुधर गई। तो अगर आप सीधे सीधे जनता को अधिकार दे दें और जनसभाओं में ये निर्णय होने चालू हो जाएं, तो अपने आप काफी सुधार होना चालू हो जाएगा। एक फिल्म जो मैं आपको दिखाने के लिए लाना चाहता था, वो लास्ट मोमेंट ला नहीं पाया। हिवरे बाजार एक गांव है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, पुणे से 100 किलोमीटर दूर। इस गांव की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1972 से लेके 1989 तक इस गांव में बहुत अकाल पड़े और उन अकालों ने इस गांव के लोगों की कमर तोड़ के रख दी। और यहां के लोग 90% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यहां इतना क्राइम था कि पिछले 3 साल में 2 मर्डर हो चुके थे। ऑलमोस्ट हर 10-15 दिन में कोई ना कोई शिकायत पुलिस में जाती थी।
इतनी गुटबाजी थी, इलिटरेसी बहुत हाई थी और सब लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। इस गांव के 30 लड़कों ने मिलकर यह तय किया कि हम अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे, अब ऐसा नहीं चल सकता। इनमें से एक लड़के को इन्होंने आपस में चुना और उसको कहा कि तुम सरपंच बन जाओ, और अपने बड़े बुजुर्गों को जाके रिक्वेस्ट किया कि आप इसको सरपंच बन जाने दीजिए और हम अपने गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं। उसके बाद की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज अगर आप उस गांव में जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे देश का ही एक गांव है। उस गांव में इतनी खूबसूरत सड़कें हैं, जो पहले लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, हर एक व्यक्ति का एक पक्का मकान है, उसमें बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, सब कुछ है। बहुत खूबसूरत स्कूल है, बहुत खूबसूरत अस्पताल है। पहले वहां के लोगों की 840 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, आज वहां पे 28,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है। 28,000 का मतलब अगर 5 लोग हुए तो लगभग 1.5 लाख रुपए पर फैमिली की पर एनम इनकम है, जो कि एक गांव में बहुत होती है। उस गांव में पिछले 5 साल से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और उस गांव में पहले हर घर में शराब न केवल पी जाती थी बल्कि बना करती थी। अब उस गांव में केवल 2 पियक्कड़ बच गए हैं। गांव में शराब ना बनती है ना बिकती है, उन 2 पियक्कड़ों को भी बगल वाले गांव में जाना पड़ता है। केवल एक कारण था इसका कि जो व्यक्ति सरपंच बना, पोपटराव पवार, अगर आप लोग मिलना चाहेंगे हम उनको यहां भी ले आएंगे, उस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया कि मैं जो भी काम करूंगा वो सारे पूरे गांव के साथ करूंगा। हर हफ्ते हर तीसरे दिन वहां पे ग्राम सभा होती है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, छोटी छोटी बातों पे गांव निर्णय लेता है, वो अकेला कुछ नहीं करता, हर चीज को गांव के सामने रखता है। इस वजह से यह हुआ कि सरकार पैसा भेजे या ना भेजे, गांव के लोगों ने श्रमदान किया खूब, क्योंकि हर चीज में उसने गांव वालों को इन्वॉल्व किया। गांव वाले बैठते थे, चर्चा होती थी, निर्णय लिए जाते थे और उसमें सब गांव वाले डिसीजंस लेते थे। जैसे गांव में पहले जो स्कूल था उसमें 2 कमरे थे, तो गांव वालों ने डिसाइड किया, 2 लोगों ने खड़े होकर भरी मीटिंग में कहा कि भाई हमारे घर का आधा पोर्शन तुम ले लो, इसको स्कूल के लिए इस्तेमाल करो। तो इन 30 लड़कों ने श्रमदान करके उसको स्कूल के क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया। फिर गांव वालों ने तय किया कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे गांव की जो वाटर टेबल है वो 80 फुट पे पहुंच गई है अकाल पड़ने की वजह से। हम लोग श्रमदान करके वाटर शेड करेंगे, और पूरे गांव ने वाटर शेड करके उस वाटर टेबल को वो 15 फुट के ऊपर ले आए। पहले जहां एक फसल नहीं निकलती थी, अब वो वहां 2-2 फसलें निकलने लगी। उसके बाद की ढेरों कहानियां। केवल कहने का मतलब यह है कि जहां सीधे सीधे जनता को पावर दी जाए, वहां पे सुधार जो है वो लगभग जादू की तरह होता है। ये तो हुई गांवों की बातें। शहरों में, शहरी परिप्रेक्ष्य में अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा संविधान ग्राम सभा की बात करता है। संविधान में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ ग्राम सभा विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। लेकिन शहरों के लिए कोई मोहल्ला सभा की बात नहीं करता हमारा संविधान। शहरों